हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिंग शिक्षा द्वार। आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे। तो जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा कि हम लोग यहाँ पे एमएट के 2024 एंट्रेंस पेपर को डिस्कस कर रहे थे और हमने अभी तक फिलॉसफी और सोशियोलॉजी के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। तो आज की जो वीडियो है, आज हम इस वीडियो में साइकोलॉजी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और आप अपने आप को काइंड ऑफ इवेल्युएट कर सकते हो, अपने आप को असेस कर सकते हो कि मुझे कितना पहले से आता है, ताकि उसी हिसाब से आप तैयारी कर सको। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। ओके, तो जो पहला क्वेश्चन है वो बेसिकली है जीन पियाजे के स्टेजेस से। तो अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेस क्लासिफिकेशन, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज बिलोंग्स टू। ठीक है, तो जीन पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी है, उसमें उन्होंने 4 स्टेजेस दी थी। राइट, तो वो 4 स्टेजेस क्या थी? अगर आप सब लोगों ने सीटेट की तैयारी की होगी तो आई होप आप सब लोग इसके बारे में जानते ही होंगे। ठीक है, सबसे पहले थी सेंसरी मोटर। सेंसरी मोटर। देन हमारा आता है उसके बाद प्री ऑपरेशन, सॉरी, सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल। देन उसके बाद हमारा आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशन। लास्ट में जो हमारा होता है वो होता है हमारा फॉर्मल। तो जो फोर्थ स्टेज है उसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, कि ये जो स्टेज है ये कौन से एज ग्रुप को बिलोंग करती है। राइट, तो देखिए सेंसरी मोटर जो होता है ना, वो इन्फेंसी, मतलब जो बच्चा जो छोटा एकदम जस्ट पैदा होता है ना, उस टाइम का होता है। ठीक है, प्री ऑपरेशनल में जो बच्चा होता है वो एटलीस्ट 4 साल ऐसे कुछ हो पाता है। ठीक है, देन 4 साल 5 साल उसके बाद से लेके एडोलेसेंस तक की जो मतलब एडोलेसेंस को बेसिकली एडोलेसेंस से पहुंचता नहीं है, वो कॉन्क्रीट ऑपरेशन में होता है। लेकिन जो फॉर्मल ऑपरेशन हमारा है वो स्टार्ट होता है बेसिकली एडोलेसेंस। वो स्टार्ट होता है बेसिकली हमारे एडोलेसेंस से। राइट, तो इसीलिए इसका जो आंसर है वो हो जाएगा एडोलेसेंस। आई होप आप सबको मतलब, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ डिस्कस करने का नहीं, बहुत इजी सी थ्योरी है। राइट, चलिए। द सेकंड क्वेश्चन इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्रिएटिविटी वाज इनिशिएटेड बाय। कि जो क्रिएटिविटी की जो साइंटिफिक स्टडी है वो किसने की है? देखिए, अब यहाँ पे कई सारे लोग कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक G.H. वेल्स करके भी एक शख्स थे जिन्होंने भी क्रिएटिविटी पे काम किया था। लेकिन अगर, क्योंकि ये एजुकेशन का पेपर है, तो अगर हम एजुकेशनल सेंस में बात करें कि एजुकेशन में क्रिएटिविटी की जो स्टडी थी वो सबसे पहले किसने की थी, तो हमेशा नाम आएगा जेपी गिल्स। ठीक है, जेपी गिलफर्ड की 3D मॉडल ऑफ इंटेलेक्ट भी एक थ्योरी है इंटेलिजेंस की। अगर आप हमारी कोचिंग में ज्वाइन करते हैं तो आपको ये सारी जितनी भी जितनी भी थ्योरीज हैं, सब कुछ बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल्ड वे में कवर होगा, और ये सारे जो क्वेश्चन है वो आपके लिए बाय हाथ के बन जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो गिलफर्ड ने ये भी कहा था कि जो हमारा ब्रेन है, बेसिकली उन्होंने ब्रेन को 2 हाफ में बांटा था। उनका जो राइट हेमिस्फीयर है वो क्रिएटिविटी के लिए बेसिकली उसमें क्रिएटिविटी का डेवलपमेंट होता है, और जो हमारा जो लेफ्ट ब्रेन है वो हमारा लॉजिकल थिंकिंग में इन सब के लिए डेवलप होता है। चलिए। Now, the other question is, someone who is frustrated by his or her boss at work goes home and kicks the dog. This is the example of which of the following defense mechanism? Now, ये जो क्वेश्चन है ये आया है टॉपिक डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म बेसिकली जो डिफेंस मैकेनिज्म का जो ये जो कॉन्सेप्ट है ये दिया था हमारे सिगमंड फ्रॉइड ने, जिनकी साइकोसेक्सुअल थ्योरी भी है। आई होप आप सब बीएड किए हो तो आप सब उसके बारे में पढ़े ही होगे। ठीक है, तो अब ये चारों ही जो ऑप्शन है वो डिफेंस मैकेनिज्म है, लेकिन यहाँ पे कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म अप्रोप्रिएट है? राइट, तो चलिए एक करके देख। सबसे पहले आता है रिग्रेशन। नाउ व्हाट इज रिग्रेशन? रिग्रेशन बेसिकली क्या होता है कि जब एक जब कभी भी आपकी फेवर में कोई चीज नहीं होती, जब गुस्सा होते हो, तो आप उसको ओवरकम करने के लिए, इसको सप्रेस करने के लिए आप क्या करते हो? आप कुछ बचपन की हरकतें करने लगते हो। जैसे कि अगर मैं कभी नर्वस होता हूँ या कभी गुस्सा होता हूँ ना, तो मैं अपने नाखून को काटने लगता हूँ। तो बेसिकली इसको क्या कहते हैं? कहते नहीं कि यार बचपना क्या कर रहे हो, गुस्सा शांत कर लो। मतलब कुछ लोग होते हैं वो अपने सामान वामान इधर उधर फेंकने लगते हैं। तो ये सब चीजें क्या है जो एक बच्चा करता है? ठीक है, तो वो रिग्रेशन है। तो लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई आप पे बॉस ने चिल्लाया। ठीक है, आप गुस्सा हो बहुत ज्यादा, अब बॉस पे तो गुस्सा कर नहीं सकते, तो आपने क्या किया, आप जब घर गए तो आपने अपने कुत्ते को लात मार दी। वो जो गुस्सा था वो कुत्ते पे, बेचारे कुत्ते पे, जिसकी कोई गलती नहीं उसको कर दिया। ठीक है, तो रिग्रेशन तो होगा नहीं। सब्लिमेशन क्या होता है? देखिए, सब्लिमेशन बेसिकली ना एक पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे कुत्ते को मारना कोई पॉजिटिव बात नहीं है। राइट, तो ये तो नहीं होगा। सब्लिमेशन बेसिकली क्या होगा, सपोज कर लो कि मुझे बहुत एंगर इशू है।
ठीक है? या मेरे भाई को बहुत एंगर इश्यू है, तो मैंने क्या किया, जो इनका एंगर इश्यू है, इसको मैंने ना ट्रांसफर कर दिया कोई अच्छी चीज में, जैसे कि मैंने उसको बॉक्सिंग, मैंने उसको बॉक्सिंग ज्वाइन करवा दी कि वो अब बॉक्सिंग सीखेगा। तो गुस्सा था, अब उस गुस्से का यूज वो बॉक्सिंग में कर रहा है, वहां पे उससे उसको फायदा भी होगा, वो जीतेगा। राइट, तो ये सब्लिमेशन। राइट, देन आता है प्रोजेक्शन। ना व्हाट इज प्रोजेक्शन? तो बेसिकली देखिए, प्रोजेक्शन क्या है ना, कभी कभी क्या होता है ना, आपको कोई बंदा अच्छा नहीं लगता है, ठीक है? अब आपने उससे कभी बात नहीं की है, लेकिन आपको वो बंदा अच्छा नहीं लगता, तो आप भी ये क्या सोचने लगते हो कि ये बंदा भी मुझे अच्छा नहीं लगता है, मतलब वो बंदे को भी मैं अच्छा नहीं लगता हूँ। राइट, अब कभी ऐसा होता है ना कि आपको लगता है कि यार ये तो ऐसा है, ठीक है? तो फिर उसको, अब आपने तो उससे कभी बात नहीं की, लेकिन आप अपने खुद से बना रहे हो कि अच्छा नहीं है, अब उसको उसको सही करने के लिए आप क्या सोचने लगते हो कि ये भी मेरे बारे में यही सोचता है। तो उसको प्रोजेक्शन कहते हैं। तो ये भी यहाँ पे ऐसा ऐसा कोई मतलब कोई सेंस बना नहीं रहा है। तो लास्ट जो बेसिकली जो लास्ट जो आपका हमारा जो ऑप्शन है वही सही होगा, तो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? और डिस्प्लेसमेंट ही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, आपका जो भी गुस्सा है, आपका जो भी स्ट्रेस है ना, आप उसको डिस्प्लेस कर रहे हो। आप जो मतलब जहां पे भी आपको गुस्सा और स्ट्रेस हो रहा है, आप वहां पे उसको नहीं शो कर रहे हो, आप उसको डिस्प्लेस करके कहीं और शो कर जा रहे हो। ठीक है, तो उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। Howard Gardner proposed that traditional IQ testing does not fully and accurately depict the personal ability. He proposed dash different intelligence based। तो बेसिकली क्वेश्चन ये कह रहा है कि हावर्ड गार्डनर ने ये कहा कि कोई भी जो आईक्यू टेस्टिंग है ना, वो सही एक्यूरेट नहीं है, पूरी तरीके से वो सही नहीं है। क्योंकि कोई एक या दो तरीके, कोई इंटेलिजेंस कोई एक चीज नहीं है। उन्होंने ये कहा कि इंटेलिजेंस कई सारे मल्टीट्यूड मतलब कई सारे जो आप ये कह सकते हो कि ना, लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ, उन्होंने इंटेलिजेंस बोला। उन्होंने बोला कि हमारी जो इंटेलिजेंस है वो बनी है ग्रुप ऑफ इंटेलिजेंस से, ठीक है? तो उन्होंने कितने तरह की इंटेलिजेंस दी, ये यहाँ पे पूछा गया है। नंबर ऑफ इंटेलिजेंस जो उन्होंने अपनी थ्योरी में दी थी, ठीक है? गार्डनर इंटेलिजेंस थ्योरी में आप इसको पढ़े हुए, ठीक है? सीधा सीधा गार्डनर की इंटेलिजेंस थ्योरी से आंसर आया। ठीक है, तो इसका सॉरी क्वेश्चन आया, इसका जो आंसर होगा वो होगा एट। वो होगा एट, ठीक है? गार्डनर ने एट 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस दी थी। क्या क्या है वो, एक बार मैं जल्दी से इसको बता देता हूँ। सबसे पहला जो हमारा होता है, वो होता है बेसिकली विजुअल, वो होता है बेसिकली विजुअल स्पेशियल। जो विजुअल स्पेशल जो इंटेलिजेंस होती है ना, बेसिकली ये उन लोगों के अंदर होती है जो लोग जैसे कि पायलट्स होते हैं, इंटीरियर डिजाइनर होते हैं, वैसे लोग। जैसे सपोज कर लो कि मतलब एक खाली कमरा है, ठीक है? मैं अगर मुझसे कोई कहे इस कमरे को सजा सजा दो, तो मैं ज्यादा ज्यादा क्या करूंगा, शायद पर्दे लगा दूंगा, कुछ कर लूंगा, क्योंकि मुझको नहीं पता है। लेकिन एक इंटीरियर डिजाइनर को आप दोगे ना, तो वो बहुत कुछ उसमें लाइटिंग लगाएगा, उसमें पेंटिंग, उसमें कुछ स्कल्पचर ला के रख दे, मतलब वो पूरा पूरा इंटीरियर चेंज कर देगा। क्यों? क्योंकि उसके पास विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस। राइट, दूसरा होता है लिंग्विस्टिक वर्बल, लिंग्विस्टिक वर्बल बेसिकली जिन लोगों का लैंग्वेज पे बहुत ज्यादा कमांड होता है, लैंग्वेज बहुत ऐसे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कई सारे लैंग्वेजेस को बोल लेते हैं, कुछ लोग बहुत ही ज्यादा कमांड होता है, उन लोग को कहते हैं कि उनके पास लिंग्विस्टिक वर्बल की क्या है, इंटेलिजेंस है। राइट, उसके बाद लॉजिकल मैथमेटिकल, बेसिकली लॉजिकल मैथमेटिकल। राइट, लॉजिकल मैथमेटिकल। राइट, तो बेसिकली वही जिनकी लॉजिक लॉजिक थिंकिंग, रीजनिंग, ये सब चीजें बहुत बहुत ज्यादा अच्छी होती है। देन आता है बॉडीली, बॉडीली या काइनेस्टिक भी आप इसको बोल सकते हैं। जो डांसर्स होते हैं, जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, ठीक है? उनके पास ये वो होती है, मतलब इंटेलिजेंस होती है। राइट, उसके बाद हमारा आ जाता है म्यूजिक। अगेन जो म्यूजिशियंस होते हैं, ठीक है? ए आर रहमान हो गया, तो ए आर रहमान कौन है? उनके पास बेसिकली म्यूजिकल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है? इंटरपर्सनल, उसके बाद उन्होंने दिया है इंटरपर्सनल। राइट, इंटरपर्सनल क्या होता है? इंटरपर्सनल बेसिकली जो इंसान खुद को बहुत अच्छे से समझ पाता है। हर कोई खुद को बहुत अच्छे से नहीं समझ, अपने अपने यू नो अपने अपने स्ट्रॉन्ग जो उनका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको नहीं समझ पाता, जो वीक पॉइंट है उसको नहीं समझ पाता। राइट, फिर आता है दूसरा, आता है इंट्रापर्सनल। ये जो काउंसलर्स होते हैं ना, उनके अंदर ज्यादातर ये होता है, ठीक है? इंट्रापर्सनल जो और बाकी लोगों को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। राइट, इंट्रापर्सनल। और लास्ट जो है, जो बहुत बाद में उन्होंने ऐड किया था, कि आप कहीं बहुत जगह जो पुरानी बुक देखोगे, आप सेवन देखोगे, लेकिन अब सेवन नहीं आंसर, अब एट आंसर है। ठीक है, वो है नेचुरलिस्टिक। ठीक है, ऐसे लोग जो नेचर के बारे में जानते हैं बहुत अच्छे से, है ना? बहुत से लोग होते हैं ना जिनको सब पता था कि कौन सा जानवर है, कौन सा पेड़ है, कितनी खाद चाहिए, क्या वेदर चाहिए, बहुत सारी चीजें। राइट, चलिए। Now, wanting to eat mango when someone is overweight.
इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। तो बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट का क्वेश्चन आया, ठीक है। अब देखिए, वांटिंग टू ईट मैंगो, पहले तो मैं आपको कुछ चीज बता, इसमें बहुत ही एकदम सिंपल सा आपको मैं कुछ बता देता हूँ कि अप्रोच जो होता है, अप्रोच मतलब होता है जो चीज आप करना चाहते हो, जो चीज आप करना चाहते हो। अवॉइडेंस क्या होता है, जो चीज आप अवॉइड करना चाहते हो, राइट। सिंपल है, इसका आंसर आप ऐसे भी दे सकते हो, अप्रोच अवॉइड, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे क्या है कि वांटिंग टू ईट मैंगो मतलब कि अप्रोच, अप्रोच है ना, क्योंकि वो खाना चाह रहा है, लेकिन वो उसको अवॉइड भी कर रहा है क्योंकि वो ओवरवेट है। तो अभी वो अवॉइड भी कर रहा है, राइट, अवॉइड भी कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अप्रोच अवॉइडेंस, अप्रोच अवॉइडेंस, राइट। चलिए, ओके, 66, unfolding of biological inherited potential as function of time or in an age related sequences। तो बेसिकली ये सीरियस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के उससे क्वेश्चन है, लेकिन बहुत से लोग इसको गलत भी कर देते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि एक जो बच्चा होता है, क्या पता वो बहुत एथलेटिक हो, लेकिन वो एकदम से एथलेटिक नहीं बनता है। जैसे जैसे वो एज के साथ ग्रो करता जाता है ना, वो उसका एथलेटिज्म दिखता रहता है, और एक टाइम आता है कि जब वो बहुत ज्यादा मेच्योर हो गया, एथलेटिक एकदम मेच्योरेशन पे आ जाता है। तो इसका आंसर भी मेच्योरेशन है। बहुत लोग इसका आंसर डेवलपमेंट कहते हैं, नहीं, डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो बायोलॉजिकल जो उसने इनहेरिट किया है ना अपने 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 फादर से, ठीक है, जो भी कोई भी टैलेंट हो, कुछ भी हो, लेकिन वो टैलेंट एकदम से नहीं दिख रहा, वो टैलेंट, वो जो पोटेंशियल है, वो विद टाइम मेच्योर हो रहा है और अच्छा होता जा रहा है। तो उसको हम क्या कहेंगे, मैच्योरेशन। क्या कहेंगे, मैच्योरेशन, ओके। 67th is an example of verbal test of intelligence among the following। देखिए, ये मतलब यहाँ कई तरह के टेस्ट हैं, अगर आपने बीएड में बहुत अच्छे से पढ़ा हो तो पर्सनैलिटी टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, राइट, ये सब आपने पढ़े होंगे, ठीक है। और अगर नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल हमारी कोचिंग को ज्वाइन करिए, बहुत ही अच्छे से पढ़ाएंगे, राइट। ये सारी चीज आपको अभी समझ में नहीं आया क्या है ये रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, शिकागो टेस्ट, क्या है ये, सब समझ में आएगा। बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो ओके, तो इसमें से कौन सा, ये पूछा गया है कि इसमें से कौन सा जो इंटेलिजेंस, ये सारे इंटेलिजेंस टेस्ट हैं, राइट। सॉरी, सारे नहीं है इसमें से, लेकिन इसमें से ये पूछा गया कि इन ऑप्शंस में से कौन सा इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो वर्बल टेस्ट है बेसिकली, राइट। तो देखिए, अभी क्या होता है कि को ब्लॉक जो टेस्ट डिजाइन है, ये तो नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये क्या है, इसमें बेसिकली ये पर्सनैलिटी के लिए होता है, ठीक है, ये पर्सनैलिटी के लिए होता है, तो ये तो होगा नहीं भाई, किसी भी हालत में, ठीक है। तो इसको काट दो सबसे पहले, ठीक है, हम एलिमिनेशन मेथड का यूज कर रहे हैं, राइट। देन उसके बाद आता है शिकागो टेस्ट। शिकागो टेस्ट भी बेसिकली जो है ना हमारा, वो वर्बल नहीं है, वो सेमी वर्बल कह सकते हो, लेकिन पूरी तरह से वर्बल नहीं है। ऐसे ही रेवंस प्रोग्रेशन मैट्रिक्स टेस्ट भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि पूरा मैट्रिक्स बेस्ड है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अब बचा क्या, बचा सी, ठीक है, आर्मी अल्फा एंड बेटा टेस्ट, बेसिकली ये टेस्ट था, ठीक है। जो बिने हमारे वो इंटेलिजेंस टेस्ट के फादर माने जाते हैं, ठीक है, उन्होंने ही डेवलप किया था, ठीक है। और उसमें मतलब आर्मी के लिए ही बना था, इसलिए इसका नाम आर्मी अल्फा है, ठीक है। वर्बली इंटेलिजेंस को चेक किया जाता था, सर्टेन क्वेश्चंस पूछे जाते थे, ठीक है। तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हम इजी बना देंगे अगर कोचिंग में आओगे तो, राइट। चलो, The idea of transformational grammar is the theory of language development was introduced by। अब देखो, कहीं पे भी कभी भी बीएड पढ़ो, एमएड पढ़ो, जहाँ पे ग्रामर, यूनिवर्सल ग्रामर की बात आ जाए, ठीक है, उन्होंने बेसिकली मतलब हमको जिनका आंसर यहाँ पे बताना है, ठीक है, उन्होंने यूजी की बात की थी। यूजी के अंडर ग्रेजुएट नहीं है, यूनिवर्सल ग्रामर की बात है, ठीक है, यूनिवर्सल ग्रामर, ठीक है। उन्होंने ये कहा था, जो भी साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये कहा था कि जो मतलब एक एक इंसान वो कहीं भी पैदा हो, लेकिन उसके ब्रेन के अंदर एक एक कह सकते हैं डिवाइस है, एक यूनिवर्सल ग्रामर डिवाइस है, कि वो जो है ना, वो जो ग्रामर है ना, वो अपने आप सही से, अब देखो जब आप छोटे होते हो तो आप ग्रामर जब बोलते हो ना कि मैं यहाँ जाऊंगा या मुझे इधर जाना है, आप बोल देते हो ना, किसी ने आपको सिखाया नहीं है, आप ऐसा तो नहीं बोलते मैं ऐसा जाता हूँ। ग्रामर आपकी सही रहती है, आपकी जो मदर लैंग्वेज की। तो उनका ये कहना था कि हर इंसान के अंदर यूनिवर्सल ग्रामर डिवाइस होता है, राइट। तो ये किसने दिया था, ये आइडिया किसने दिया था, कोई और नहीं, वन ऑफ माय फेवरेट साइकोलॉजिस्ट चॉम्स्की। किसने, चॉम्स्की, ठीक है। चलो, ओके, system of goal direction in human activity that is closely related to competence, aggressiveness and pursuit of excellence। so basically एक goal direction है ह्यूमन, एक मतलब जो यहाँ पे जो क्वेश्चन अगर आप समझो बहुत इजी बन जाएगा अगर आप क्वेश्चन समझ लो। वो कहते हैं ना कि प्रॉब्लम फुली अंडरस्टूड इज सॉल्यूशन हाफ डन, राइट। सो देखो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एक ह्यूमन एक्टिविटी जो गोल डायरेक्टेड है, ठीक है ना,
और बहुत ज्यादा एकदम एक्सीलेंस, एकदम एग्रेसिवनेस है, आप जो एक्टिविटी कर रहे हो वो एकदम एग्रेसिव हो आप उसके लिए, मतलब एकदम कॉम्पिटेंस, मतलब कॉम्पिटेटिव हो उसके लिए, और एकदम आपको एक्सीलेंस चाहिए, तो ये कैसा मोटिवेशन? तो देखो, एक्सट्रिंसिक तो होगा नहीं, क्योंकि बाहर से नहीं आ रहा, अंदर से, आपके अंदर से, परसुएट, आप खुद, मतलब आप खुद उसके लिए परसुएट कर रहे हो एक्सीलेंस के लिए। नेचुरल है नहीं ये चीज, ठीक है, क्योंकि आप अगेन परसुएट कर रहे हो, कॉम्पिटेटिव हो, ठीक है। तो बचे क्या, इंट्रिंसिक और अचीवमेंट। अब देखो, इंट्रिंसिक तो है, लेकिन इंट्रिंसिक के अंदर क्या है? ठीक है, इंट्रिंसिक के भी कई तरह के मोटिवेशन होते हैं अंदर उसके, मतलब बेसिकली सब आप कह सकते हो, सब मोटिवेशन। तो उसमें से एक मोटिवेशन होता है अचीवमेंट मोटिव, जब आपको कोई चीज अचीव करनी होती है, जब आपको कोई चीज अचीव करनी होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अचीवमेंट मोटिवेशन। मोटिवेशन टॉपिक से है, काफी इजी टॉपिक है, एक या दो सेशंस में पूरी तरीके से आपको मोटिवेशन पे होल्ड हो जाएगा, और आप भी मोटिवेटेड हो जाओगे। और अभी मैं आपको मोटिवेट करना चाह रहा हूँ कि आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करो। ओके, तो अगर जो हमारा अचीवर बैच है, ठीक है, अगर आप उसको ज्वाइन करते हो, तो लाइक लास्ट ईयर वी हैड लाइक 95% ऑफ सिलेक्शंस, लाइक जो भी हमारे साथ थे, राइट। सो हमारी जो डायरेक्टर है मिराज मैम, वो आपको करंट अफेयर्स, करंट एजुकेशन अफेयर्स पढ़ाएंगी। नोट्स बहुत ही, इनके नोट्स बहुत ही, बहुत ही थॉरो होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही डिटेल्ड होते हैं, और सीधे सीधे मतलब क्वेश्चंस इनके नोट से आए हैं लास्ट टाइम। ठीक है। देन मैं आपको फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी पढ़ाऊंगा, राइट। मैं एमएड कर चुका हूँ और मेरा नेट भी क्लियर है, राइट, और इस टाइम मैं इंटरनेशनल स्कूल्स में टीचिंग कर रहा हूँ। देन यासिर सर जो हैं हमारे, वो रीजनिंग के बहुत ही अच्छे टीचर हैं, राइट। देन आसिम सर से आप इंग्लिश पढ़ोगे, और लाइक इट इज लाइक अचीवर्स बैच है ना नाम का, आप अचीव कर लोगे, आपका एमएड सॉर्टेड, आपका एमएड एंट्रेंस सॉर्टेड है, राइट। और फिर जब आपका हो जाएगा, तब आप मुझे मैसेज या कॉल करोगे कि सर मेरा हो गया, और मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी। चलिए। Now the other question is, identify the odd one out with the regard of professional characteristics of mentally healthy teachers. So basically questions यहाँ पे ये कहा जा रहा है, अब देखो यहाँ पे हमको ना odd one निकालना है, क्या निकालना है, odd one निकालना है। यहाँ पे ये पूछा गया कि जो एक प्रोफेशनल टीचर है, उसकी जो, यहाँ बेसिकली ये मेंटल हेल्थ से क्वेश्चन है बेसिकली, ठीक है, कि जो एक जो प्रोफेशनल टीचर होता है, वो मेंटली हेल्दी कब कहलाएगा? इसमें से कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो ऑड है, जो कि नहीं है, मतलब वो ऑप्शन नहीं होना चाहिए, एक हेल्दी, मेंटली हेल्दी टीचर के अंदर वो वाली चीज नहीं होगी, उसको हमको फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला है, गुड नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर इन विच ही और शी हैज स्पेशलाइज्ड। तो भाई, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पॉजिटिव है ना? बिल्कुल सही बात है भाई, टीचर कैसे कहलाओगे जब नॉलेज ही नहीं होगा, राइट। दूसरा, एबिलिटी टू वर्क टुगेदर एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है एक अच्छे मेंटली हेल्दी टीचर्स की। ठीक है, मैं वर्क कर रहा हूँ, मुझे पता है कितना जरूरी होता है कोलैबोरेटिव वर्किंग, साथ में वर्क करना और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना, राइट। तो ये भी है पॉजिटिव, तो ये भी नहीं, क्योंकि हमको याद रख लिएगा, ऑड वन ढूंढना है, ठीक है। अनरियलिस्टिक परसेप्शन ऑफ सोशल एक्सपेक्टेशन। ना दिस इज समथिंग पहले ही आ गया कि भाई अनरियलिस्टिक क्या है, क्या पॉजिटिव चीज है अनरियलिस्टिक? नहीं, निगेटिव चीज है, यस। हो सकता है आंसर, हो सकता है, लेकिन अभी क्यों होल्ड करते हैं, आखिरी ऑप्शन भी देख लेते हैं। डिजायर टू इंप्रूव प्रोफेशनल स्किल्स एंड अचीव कॉम्पिटेंस। भाई ये तो बहुत ज्यादा मतलब पॉजिटिव साइड है, कि भाई एक इंसान अगर वो टीचर है और वो अपने स्किल्स को और इनहेंस करना चाह रहा है, डिजायर उसके अंदर, राइट, तो ये तो अच्छी चीज है, तो ये भी नहीं होगा, तो बचा क्या? बचा ऑप्शन सी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, कि अनरियलिस्टिक परसेप्शन है उसका, सोशल एक्सपेक्टेशंस है, तो भाई अगर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखोगे, तो जाहिर सी बात है वो पूरे नहीं होंगे, जब पूरे नहीं होंगे तो आप निगेटिविटी फिर फैलाओगे, राइट। चलो, 71, the role of observation and imitation in learning is emphasized by, so basically यहाँ पे ना डेवलपमेंट थ्योरीज की बात हो रही है, अलग अलग डेवलपमेंट थ्योरीज होती है, कॉग्निटिव थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट है, बिहेवियरल थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट है, कंस्ट्रक्टिविज्म है, सोशल लर्निंग थ्योरीज है। तो इसमें से कौन सा ऐसा है, कौन सी ऐसी थ्योरी ये बोलती है कि ये जो हम हमारी लर्निंग होती है वो ऑब्जर्वेशन और इमिटेशन से होता है? अच्छा, आप ऑब्जर्व कहाँ करोगे? देखो सिंपल, ऐसे इसका आंसर सीधा सीधा ऐसे निकाल सकते हो। आप ऑब्जर्व कहाँ करोगे लोगों को? अपने चारों तरफ। इमिटेट मतलब क्या? तो नकल करना। आप देखो, ऑब्जर्व करके ही तो नकल करोगे ना, कैसे करोगे? जब अपने चारों तरफ लोगों को देखोगे, या कोई मीडिया में कहीं भी देखोगे, राइट। तो ये जो लोग हैं चारों तरफ, ये क्या है? ये सोसाइटी है। सोसाइटी मतलब सोशल, आंसर क्या हो जाएगा? सोशल लर्निंग थ्योरी, सिंपल, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी लॉ? यहाँ पे नॉट, ये नॉट वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, नॉट वाले, ऑड वाले, ये बहुत कभी कभी कंफ्यूज करते हैं।
तो नॉट अ प्राइमरी लॉ ऑफ थॉर्नडाइक। ठीक है। तो देखो थॉर्नडाइक ने बेसिकली हमारा लर्निंग थ्योरी दी थी, राइट। तो उसमें उन्होंने बेसिकली थ्री प्राइमरी लॉज बताए थे, तो उसमें से तीन यहाँ पे हैं, एक कोई सा छुपा है, मतलब ठीक है, एक कोई सा इम्पोस्टर है यहाँ पे जो कि नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो देखिए थॉर्नडाइक ने तीन थ्योरीज दी, सॉरी तीन प्राइमरी लॉ दिए थे। ठीक है, सबसे पहला था लॉ ऑफ अफेक्ट। लॉ ऑफ अफेक्ट, बेसिकली उन्होंने ये कहा था कि इसमें इसका ये होता है कि कोई भी कोई भी लर्निंग को रिइंफोर्समेंट अगर मिलता जाएगा, राइट। जैसे सपोज करो कोई बच्चा अच्छा काम कर रहा है तो उसका अप्रिशिएट करो, कोई बच्चा गलत काम कर उसको हल्का सा स्कोल्डिंग दो, बहुत ज्यादा थोड़ा सा, तो इफेक्ट उसका होगा, तो वो शायद उसकी लर्निंग अच्छी होगी। ठीक है। दूसरा लॉ था लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस ये बेसिकली आप कह सकते हो कि पूरा तरीके से जुड़ा हुआ है मोटिवेशन से। अगर एक बच्चा रेडी ही नहीं है, मोटिवेटेड ही नहीं पढ़ने के लिए, तो कैसे पढ़ेगा? तो उसको मोटिवेट करना पड़ेगा हमको, या खुद मोटिवेट हो तब पढ़ाई तब लर्निंग हो पाएगी। लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज मीन्स कि आप देखो मल्टीपल रिविजन की बात करते हैं ना, मल्टीपल ट्रेनिंग्स की बात करते हैं ना, तो वो क्या है? लॉ ऑफ एक्सरसाइज, कि आप बार बार चीजों को रिवाइज करो, बार बार कोई भी चीज अगर इंसान करेगा तो वो उसको लर्न कर लेगा। तो ये उसके प्राइमरी लॉ थे। बचा क्या? बी। इसका क्या मतलब है कि आंसर क्या हो जाएगा? बी, राइट। लॉ ऑफ एसोसिएट शिफ्टिंग। शिफ्टिंग एसोसिएट शिफ्टिंग बेसिकली क्या होता है? ये भी लॉ है, थॉर्नडाइक का ही लॉ है, ठीक है। कोई मुझे कमेंट सेक्शन में मत ये मत कहना कि सर एसोसिएट शिफ्टिंग भी तो लॉ है। लॉ है, प्राइमरी लॉ नहीं है, ठीक है। अलग थोड़े सेकेंडरी लॉ है। एसोसिएट शिफ्टिंग क्या होता है कि आपने कोई चीज सीखी एक जगह, उसी को दूसरे में अप्लाई कर रहे हो, आप शिफ्ट कर दिए कोई ऐसी चीज में जो सिमिलर है, जो एसोसिएट करती है। ठीक है। चलिए। 73rd। Now, in terms of transfer of learning, the effect of mother tongue, ये सीधा ये बेसिकली ये टॉपिक जो है वो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग से है। ठीक है। मुझे बहुत ज्यादा मतलब ऐसे वाइब आ रहा है कि यार ये जितने भी क्वेश्चन बने हैं, ये सारे तो मैं बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाता था। लास्ट जो हमने हमारा जो बैच है, ये सारी चीजें पढ़ाई हुई है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग से, ये क्वेश्चन, राइट। सॉरी, इसमें ये बोला गया है कि एक ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का जो इफेक्ट है वो कैसा होगा, in terms of transfer learning, the effect of mother tongue in learning correct pronunciation of foreign language। अगर एक बच्चा है, वो एक फॉरेन लैंग्वेज सीख रहा है, तो क्या मदर टंग का जो ट्रांसफर होगा, मतलब जो जो लर्निंग, क्योंकि मदर टंग भी हम सीखते हैं ना, तो इस सीखने में मतलब मदर टंग जो हमने सीख रखी है पहले से, और जो फॉरेन लैंग्वेज हम सीख रहे हैं, उसमें जो ट्रांसफर लर्निंग होगा वो कैसा होगा। तो देखो मैं पहले आपको इसका जो ट्रांसफर है उनको जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो पॉजिटिव ट्रांसफर हम तब कहते हैं जब सपोज कर लो कि मतलब आपने कोई चीज पहले सीखी थी, वो चीज आपकी हेल्प कर रही है दूसरी चीज सीखने में। जैसे कि जो लोग साइकिल चलाना जानते हैं, रोड पे वो साइकिल चलाए होते हैं, जब वो स्कूटी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, उनको पहले से वो चीज वो एक्सपीरियंस हेल्प करता है कि भाई मुझे कैसे रोड पे जाना है, किस तरफ चलना है, कब स्पीड स्लो करनी, कब नहीं करनी है, राइट। उसे पॉजिटिव ट्रांसफर कहते हैं। नेगेटिव ट्रांसफर बेसिकली कहते हैं जब आपने पहले से कोई चीज सीखी हुई है, वो चीज वो चीज ऑब्स्टिकल बन रही है दूसरी चीज को सीखने के लिए। सपोज कर लो कि भाई कि मेरी आदत है कि जैसे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे होते हैं, वो लेफ्ट हैंड से खाने लगते हैं। ठीक है, तो उनकी लेफ्ट हैंड से खाते खाते आदत बन जाती है, लेकिन जब बड़े होते हैं तो उनको रियलाइज होता है कि हमको राइट हैंड से ही खाना चाहिए। लेकिन अभी वो राइट हैंड से नहीं खा पा रहे हैं, क्योंकि उनकी आदत लेफ्ट हैंड से पड़ी हुई है, वो बार बार लेफ्ट हैंड से खा लेते हैं। तो इससे क्या हो रहा है? ये निगेटिव ट्रांसफर। ठीक है। देन आपका होता है बायलेटरल ट्रांसफर। ये होता है कि मतलब साथ साथ दोनों चीजें हो रही है। ठीक है। अब जीरो ट्रांसफर क्या होता है बेसिकली, कि कोई फर्क ही नहीं, मतलब मैं ऐसे कह लूं कि भाई मैं कंप्यूटर चलाना सीखा था पहले, अब किताब पढ़ना सीख रहा हूँ, तो क्या दोनों कोई कनेक्शन है? क्या दोनों की जो लर्निंग है वही दूसरे के बीच में आएगी? क्या हेल्प करेगी? क्या ऑब्स्टेकल बनेगी? कुछ भी नहीं, मतलब कुछ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे ही यहाँ पे भी इसका आंसर जो हो जाएगा वो जीरो ट्रांसफर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो मदर लैंग्वेज हिंदी है आपकी, या उर्दू है, या इंग्लिश है, अभी आप फ्रेंच सीख रहे हो, राइट। तो उसके प्रोनाउंसिएशन में वो कैसे हेल्प कर देगा? नहीं कर पाएगा, राइट। ओके। चल, तो इसका आंसर हो जाएगा जीरो। आते हैं चूज अ ऑड वन इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक। अब देखो ये प्रोजेक्टिव टेक्निक्स जो हैं वो हमारे पर्सनालिटी टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट जो कई सारे हैं उसमें से ली गई है। ठीक है, पर्सनालिटी टेस्ट जो है पर्सनालिटी टेस्ट से ली गई, ठीक है। तो रॉचर इंक ब्लॉट टेस्ट जो होता है उसमें बेसिकली आपको इमेज दिखाई जाती है। ठीक है। थीमेटिक में भी थीमेटिक थीम्स, मतलब इमेजेस दिखाई जाती है। ठीक है, मतलब कोई चीज देखने वाली है, जैसे प्रोजेक्ट हो रही है कोई चीज, प्रोजेक्टिव टेक्निक ना, कोई चीज आप देख रहे हो। ठीक है ना, सेंटेंस कंप्लीशन बिल्कुल प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में ही आता है।
16 पीएफ टेस्ट क्या होता है? 16 पीएफ जो टेस्ट है बेसिकली ये लिया गया है कैटल के 16 पीएफ जो थ्योरी थी पर्सनैलिटी की कैटल की, ठीक है, 16 पर्सनैलिटी फैक्टर, उससे ली गई है। और इसमें कहीं कहीं तक भी पर्सनैलिटी टेक्निक की बात नहीं होती है, इसीलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 16 पीएफ टेस्ट। Got it? अभी नहीं समझ में आया, कंफ्यूजन आ रहा है, एक बार जाओ प्रोजेक्टिव टेक्निक्स डालो, पर्सनैलिटी प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, लिस्ट आ जाएगी, देखोगे ये सारे नाम हैं उसमें, ये नहीं है, ठीक है। अगर कंफ्यूजन बहुत है मतलब कि आपने ये अच्छे से नहीं पढ़ा बीएड में, मतलब आपको अभी कुछ हेल्प की जरूरत है, और मैं हेल्प कर सकता हूँ। चलिए, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन देयर पीयर ग्रुप्स इज मार्क्ड बाय, ना सी, बच्चा पीयर ग्रुप्स कब बनाना शुरू करता है? चाइल्डहुड में, चाइल्डहुड में बच्चा अकेले ही रहता है, पीयर्स नहीं होते, एक दूसरा हो गया, राइट। अर्ली चाइल्डहुड में तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं, अम्मा अब्बा ही सब कुछ होते हैं, ठीक है। अडल्टहुड बहुत ज्यादा लेट हो गया, अडल्टहुड तक तो ज्यादा ज्यादा आपको बहुत लंबा आपका सर्कल हो जाता है। तो बेसिकली इसका जो आंसर होगा वो होगा एडोलेसेंस। जब हम एडोलेसेंस स्टेज पहुंचते हैं तो हमारा इसको मतलब बेसिकली गैंग एज भी कहते हैं, इसीलिए इसको प्याजे ने गैंग एज भी बोला है। गैंग एज, हम गैंग्स में, गैंग मतलब दोस्ती, ग्रुपिंग करने लगते हैं, राइट। गैंग एज, तो यही हो जाएगा इसका आंसर, राइट। द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय, मेरा पहला लेक्चर साइकोलॉजी के बारे में मैंने बताया था, उसमें मैंने सबसे, और मेरा तो पहली या दूसरी स्लाइड पे ये मेंशन किया था, जो पहली साइकोलॉजी लेबोरेटरी है वो विलियम वुंड ने बनाई थी। ओके, मतलब उन्होंने स्टैब्लिश की थी, कहाँ की थी? लिप्जिग में। कहाँ की थी? लिप्जिग में। लिप्जिग का है जर्मनी। जर्मनी, अगर आप लोग फुटबॉल में इंटरेस्टेड हो तो एक लिप्जिग का बेसिकली वो भी है, क्लब भी है, राइट। तो लिप्जिग। Now, learner-centered approach is propounded by which humanistic psychologist? ठीक है, अब देखो आप ये सुन रहे होगे ना, बिहेवियरिस्टिक, कंस्ट्रक्टिविस्ट, ह्यूमनिस्टिक, तो साइकोलॉजिस्ट भी अलग अलग तरीके के होते हैं, उनका बिलीफ, उनका थिंकिंग प्रोसेस अलग अलग होता है, ठीक है, तो वो भी आपको जानना जरूरी है, राइट। तो यहाँ पे ह्यूमनिस्टिक, ह्यूमनिस्टिक बेसिकली जो साइकोलॉजिस्ट है उनका ये मानना होता है कि कि जो ह्यूमंस है ना वो खुद ही हर चीज सॉल्व कर सकते हैं, बस हम उनको पता नहीं, हमको बस उनको पता करवाना है, मतलब बहुत बहुत ही सिंपल सेंस में बात कर रहा हूँ अभी मैं, ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स है ऐसा भी नहीं, कितना इजी है ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज, राइट। तो कौन से हैं जिन्होंने लर्नर सेंटर्ड अप्रोच की बात की थी? तो देखो, मास्लो भी ह्यूमनिस्टिक है, स्किनर ह्यूमनिस्टिक नहीं है, हल्का हल भी आई गेस शायद नहीं है, ठीक है। मास्लो और रॉजर्स है सबसे लेकिन मास्लो जो है ना वो फेमस है किसके लिए? हायरार्की ऑफ नीड के लिए। मास्लो हायरार्की ऑफ नीड आई गेस सबने ही पढ़ी होगी, राइट। मास्लो हायरार्की ऑफ नीड, राइट। तो ये तो नहीं होना चाहिए, बचा कौन? रॉजर्स। तो क्रिस रॉजर्स ही वन ऑफ द ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट कहलाते हैं, जो लर्नर अप्रोच को बहुत ज्यादा मतलब एम्फेसिस करते हैं, बेसिकली उन्होंने प्रोपाउंड ही किया है इसको, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट में, साइकोलॉजी में लर्नर सेंटर्ड को, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा रॉजर्स। ओके, तो ये कुछ है कि अगर आप हमारा अचीवर बैच ज्वाइन करते हैं तो आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। लाइव क्लासेस मिलेंगी एंड 24/7 तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, आई गेस 18 और 15/7 जरूर कहूंगा कि मैं अवेलेबल रहूंगा आपके लिए, ठीक है। आप मुझे जब भी टेक्स्ट करो, कोई भी इशू है, कुछ मतलब कोई भी डाउट है, आप तो ना पूछ सकते हो मुझसे, नो प्रॉब्लम। स्टडी मटेरियल मिलेगा, फैकल्टीज एक्सपीरियंस मिल ही रही है भाई, इसमें कोई वो नहीं। टेस्ट होंगे आपके प्रॉपर, तो आपका बेसिकली आप कह सकते हो कि पूरा मेंटेन किया जाएगा रिकॉर्ड, ठीक है। एक पूरा हम बेसिकली बनाते हैं कि ठीक है अभी इस इस पर्टिकुलर टॉपिक्स में या इस पर्टिकुलर डोमेन में, कि साइकोलॉजी में, कि सोशियोलॉजी में इसमें अच्छा नहीं करा, इसमें अच्छा नहीं करा, तो उस पे हम ज्यादा फिर फोकस करेंगे आपके लिए अलग से, राइट। और प्रैक्टिस बैच और फुल टेस्ट सीरीज तो मतलब ये तो फ्री मिलेगी सर। नाउ, अकॉर्डिंग टू विच थ्योरी लर्निंग इज ऑलवेज इंक्रीमेंटल? कौन सी थ्योरी ये कहती है कि जब हमको इंक्रीमेंट मिलेगा ना तो लर्निंग अच्छी होगी? इंक्रीमेंट मतलब कि कुछ कुछ जैसे कि आप जॉब कर रहे हैं, जैसे मैं अभी जॉब कर रहा हूँ ना, तो अभी मतलब हर साल इंक्रीमेंट होता है, राइट। कि आप अगर अच्छा काम किया होता तो आपकी सैलरी थोड़ी सी बढ़ा दी जाती है, कह सकते हो कि जैसे छोटा बच्चा अच्छा काम करे, चॉकलेट खिला दिया, है ना, वैसे करके। किसने कहा है? तो ये सीधा सीधा जो इसका जो आंसर है वो हमारे ट्रायल एंड एरर थ्योरी से। ट्रायल एंड थ्योरी में ही बेसिकली यही स्किनर की ट्रायल एंड एरर थ्योरी में पहले बता दूं आपको, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई भी चीज अच्छी हो रही है, अगर हम उस टाइम उसको रिफोर्स कर देंगे तो
अगर कोई भी उन्होंने बेसिकली वो किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, राइट। तो उन्होंने यही कहा था कि अगर कोई भी इंडिविजुअल, अगर वो कुछ भी लर्निंग में एक स्टेप भी आगे कर रहा है, एक स्टेप भी अच्छा कर रहा है ना, तो उसको वहीं पे रिइंफोर्समेंट दे दो, कुछ भी दे दो, उसको ट्रीट दे दो, जैसे उन्होंने कबूतर पे भी किया था, राइट, चेन थ्योरी की आती है, ठीक है, तो उसको तुरंत ट्रीट दे, तो अगली बार अब वो जो कबूतर है उसको पता था कि मुझे यही करना है तो मुझे ट्रीट मिलेगी। तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी इसका हो जाएगा, फिर वो ट्रीट वो क्या इंक्रीमेंट। चलो, ह्यूमन पर्सनैलिटी वॉज क्लासिफाइड इंटू एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट। नाउ सी, पर्सनैलिटी के अलग अलग टाइप्स भी है और उसकी भी थ्योरी है। हिपोक्रेट्स ने भी दिया है, सबसे एंशियंट, वन ऑफ द पर्सन हु गेव पर्सनैलिटी थ्योरीज। मैंने कार्ल ह्यूम ने भी दिया है, जंग नहीं पढ़ते, ह्यूम पढ़ते हैं। एल्पोर्ट ने भी दिया है, ठीक है। केटल का मैंने 16 पीएफ में भी बताया आपको, राइट। इसका जो आंसर है एक्सट्रोवर्जन और इंट्रोवर्जन जो है वो हमारे कार्ल जंग ने दिया, इनका पूरा नाम है कार्ल कार्ल जंग, सॉरी मैं भी जंग बोल दिया। वाओ, ठीक है, कार्ल जंग, राइट, तो इसका आंसर हो जाएगा। नाउ, the dog may be made to salivate only at sight of green light and not the red or any other. This is an example of। तो पहले तो ये जो एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, कुत्ते का एक्सपेरिमेंट जो है वो क्लासिकल कंडीशनिंग में आता है, किसने किया था? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। क्लासिकल कंडीशनिंग से है, ठीक है। क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी जो है वो किसकी है? कमेंट बॉक्स, आई वांट इट, राइट। तो उसमें बेसिकली इसमें ये बोल रहा है कि जो डॉग है वो ग्रीन लाइट पे, क्योंकि ग्रीन लाइट पे उसको खाना मिला था, उस पे वो सेलिब्रेट सेलिब्रेट कर रहा है, उसके मुंह से पानी आ रहा है, लेकिन रेड पे नहीं आ रहा है। तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है? तो ये एग्जाम्पल है स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। उसको स्टिमुलस दिया जा रहा है ना, तो उस पर रिस्पॉन्स कर रहा है। डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि वो डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा है दोनों स्टिमुलस के बीच में। उसको पता है ग्रीन लाइट पे खाना मिलता है, लाल पे नहीं मिलता है, इसलिए वो ग्रीन लाइट पे सेलिब्रेट कर रहा है, लाल पे नहीं कर रहा। गॉट इट? चलिए ना, the education provided by family, community और मीडिया इज नोन एज, ओके, एजुकेशन है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा इनफॉर्मल एजुकेशन। क्या क्या होता है, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। फॉर्मल एजुकेशन, स्कूलिंग कर रहे हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो, प्रॉपर रेगुलर फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन, डिस्टेंस से पढ़ रहे हो, ठीक है। मतलब नॉन फॉर्मल ये होता है कि बेसिकली आप एक, यू कैन से कि एक सिस्टमैटिक स्टडी है, लेकिन उसका कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, ठीक है। कभी भी पढ़ रहे हो, कभी भी नहीं पढ़ रहे हो, तो लेकिन एक सिस्टम है, उसके एग्जाम आपको पता है कि आपको, जैसे होता है ना डिस्टेंस में कि भाई आप खुद से पढ़ो, लेकिन आपको पता है कि सेमेस्टर के एग्जाम होने हैं इतने टाइम बाद। तो नॉन फॉर्मल। इनफॉर्मल एजुकेशन का सिस्टमैटिक नहीं होती, ये कोई मतलब मतलब ये क्या कहते हैं उसको कि अब जैसे आप घर पे आपके आप अपने फादर से कुछ सीख रहे हो, अपने नेबर से कुछ सीख रहे हो, इंटेंशनल नहीं है ये एजुकेशन। वो अपना काम कर रहे हैं, आपने देख के सीख लिया। इनफॉर्मल। एक्सटेंशन एजुकेशन ये अलग ही चीज है कि मतलब आप मतलब बड़े होके करते हो, तो इसमें नहीं जानेगा। फॉर्मल, नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल में रहते हैं। यहाँ पे नॉन फॉर्मल, आई एम सॉरी, यहाँ पे नॉन फॉर्मल चाहिए, टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, लेकिन एनीवेज जो आंसर है वो है इनफॉर्मल, राइट। उसके बाद आता है आइडेंटिफाई द फॉर्म ऑफ इवेल्युएशन विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर थ्री। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, इसमें से एक कोई है जो, एक तीन है जो सेम तरह के इवोल्यूशन है, एक कोई अलग तरीके का। देख लेते हैं क्या है। देखो, रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल में क्या होता है, सीधा रेट कर देते हैं, 7 दे दिया, 8 दे दिया, 9 दे दिया, ठीक है। चेकलिस्ट। चेकलिस्ट में क्या होता है कि भाई कई सारी चीजें लिखी होती हैं, जैसे एक होता है लिस्ट होती है कि हाँ भाई इतना लंबा, मतलब ऐसा होता है ना कि हाँ इसकी हाइट इतनी है, हाँ है, इसकी मसल्स इतने हैं, हाँ है, इसका वेट इतना, हाँ है, क्या ये अच्छे से दौड़ पाता, नहीं दौड़ पाता, लोग ऐसे, ये तो ये हो गया चेकलिस्ट हमारा। इन्वेंट्री भी ऐसी होती है कि कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे, ठीक है, राइट। लेकिन जो प्रोग्रेस कार्ड होता है ना, वो बेसिकली बहुत डिटेल्ड मैनर में होता है। वो आपको पहले स्टेज वन का भी डिटेल बताएगा कि पहले बच्चा ऐसा था, अभी ऐसा हो गया, अभी ऐसा हो रहा है, अभी ये डिप हुआ इसका ग्राफ, अभी डिप ग्राफ ऊपर हो गया, ठीक है। तो बहुत डिटेल वे में होता है, तो ये इन तीनों से अलग है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? प्रोग्रेस का, राइट। ओके, तो आई थिंक दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ आवर क्वेश्चंस, राइट। आई होप आप सबको समझ में आए होंगे। क्वेश्चंस को मैंने काफी इजी वे में समझाने की कोशिश की, क्योंकि यहाँ बैठ के एक वीडियो में सब कुछ तो नहीं बताया जा सकता है। अगर आपको पहले से पता था तो वेल एंड गुड, आई मीन कि आप शायद आपने शायद आप हाफ वे अक्रॉस हो, बस आपको थोड़ी सी मेहनत और करनी है और आप इंटरेस्ट क्रैक कर दोगे। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो मैंने कभी पढ़ी नहीं, या पढ़ी थी लेकिन इतने कॉम्प्लेक्स वे में नहीं पढ़ी थी, तो मैं आपको इट्स नॉट अबाउट एनीथिंग एडवर्टीजमेंट, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करो, क्योंकि आई गेस
एमयू और जामिया के एमिट के लिए आई गेस कोई और कोचिंग तो कोई और कोचिंग ऑर्गेनाइजेशन कोचिंग मतलब क्लासेस तो नहीं, बैच तो नहीं चलाता है। ठीक है, और अगर चलाता भी तो इतने कम फीस में और इतनी अच्छी क्वालिटी, क्योंकि अगर आप ज्वाइन करोगे अभी तो इट विल बी 3 4 5 महीने का तो होगा, उसमें तो आपका 2 बार एक बार फुल कोर्स कंप्लीट, मल्टीपल रिवीजन्स, पता नहीं कितनी टेस्ट सीरीज आपका मतलब इंटरेस्ट का है। ओके, सो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेरीज हो, आप कमेंट बॉक्स में हमेशा पूछ सकते हो, राइट। और ओके देन मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।